नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रुड़की से खबर सामने आई है, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर आधी अधूरी तैयारी के साथ शहर की सड़कों पर नगर निगम की टीम को व्यापारियों का भारी गुस्सा झेलना पड़ा है। जैसे ही सिविल लाइन मार्केट से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई तो व्यापारी भड़क उठे। इतना ही नहीं बल्कि दुकान के बाहर रखी एक व्यापारी की साइकिल गाड़ी में भरने पर व्यापारियों ने हंगामा शुरू कर दिया है। हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। सहायक नगर अधिकारी और निगम के अन्य कर्मचारियों के साथ व्यापारियों ने जमकर नोकझोंक और कहासुनी की। नगर निगम की गाड़ी से व्यापारियों ने साइकिल उतार ली और इसके बाद दरअसल इसी दौरान नगर निगम के अधिकारी पुलिस को भी अपने साथ लेकर नहीं गए थे। गुस्साए व्यापारियों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई नोटिस नहीं दिया। हालांकि बिना सूचना के अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे हैं, जिसके बाद व्यापारियों का आक्रोश उन्हें झेलना पड़ा। जो दुकानदार हैं उनके द्वारा जो अपना सामान बाहर सड़क में रखा गया है, उनके खिलाफ अभियान चलाया गया है। लेकिन आज तो बड़ी एक्चुअली क्या है, सबको इस बार प्रथम बार में हमने हिदायत दी है कि बाहर ना रखें। सामान ले जाने का कोई वैसा नहीं था, केवल चालान हमने प्रथम दृष्टया काटा है इस बार, केवल चेतावनी के रूप में। अगली बार करेंगे तो फिर उसके बाद हम उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे, चाहे सामान जब्ती हो या फिर बाकी की कार्रवाई। बेफिजूल का सामान उठा के लेके जा रहे हैं। मेरा सीढ़ी के ऊपर सामान रखा हुआ था, जहाँ तक इन्होंने खुद अलाउ किया हुआ है, वहाँ से इनका सामान उठाने का क्या मतलब है? आप लोग भी यहीं थे, वीडियो आप लोगों के पास भी होगी कि इन्होंने सामान उठाया कहाँ से है। हमारे अरविंद कश्यप जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष, जिनका काउंटर सड़क पे है, उनका काउंटर क्यों नहीं उठाया गया? उनका काउंटर भी उठना चाहिए था। उनको आइए सर, पानी पीजिए, क्या मतलब है? और उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र में एक कार दुर्घटना हो गई है। इसमें कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पांचों ही मृतक रामनगर के रहने वाले बताए गए। दरअसल इस घटना के बाद रामनगर में जहां एक और शोक की लहर दौड़ गई है, तो वहीं मृतकों के परिजनों में भी कोहराम मच गया। आपको बता दें कि देर रात को रामनगर निवासी कार से बरेली के पास स्थित बिलग्राम बाजार पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इन लोगों के साथ एक अन्य कार में रामनगर के ही कुछ और लोग रवाना हुए। बताया जा रहा है कि बरेली से शाहजहांपुर रोड पर देर रात को एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। साथ ही साथ डिवाइडर से टकराकर उसके पास ही खड़े एक बड़े वाहन से ये कार टकरा गई है, जिसकी वजह से कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच दूसरी कार में सवार लोग जब मौके पर पहुंचे तो वहां लोग इस घटना को देखकर चौंक गए हैं। घटना की जानकारी तत्काल ही परिजनों को दी गई और घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद 5 मृतकों के शवों को बरेली जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालय में अनुपस्थित रहने समेत कई आरोपों की जांच पूरी हो गई है। इसी के बाद शिक्षा विभाग अध्यापक से रिकवरी तो करेंगे ही, साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी की जा रही है। दरअसल अध्यापक को 25 फरवरी को निलंबित कर दिया गया था और बीते साल 20 दिसंबर में उप शिक्षा अधिकारी ने बीआरसी और प्रधान सहायक के साथ विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। जांच में ये पाया गया कि भोजन माताओं को 3 साल से बोनस की धनराशि और गणवेश की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। तो वहीं 12 मार्च से विद्यालय बंद होने से और 22 मार्च 2020 से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगने के बावजूद विद्यालय में एसएमएचसी खाते से लाखों रुपए का सामान खरीदा गया है। विद्यालय में पूर्व टेस्ट रजिस्टर भी गायब था। निरीक्षण में भोजन की गुणवत्ता भी अत्यंत खराब पाई गई और आरोप यह भी निकला कि कोरोना काल के दौरान स्कूल खोलने की जो तारीख थी, उससे 31 दिसंबर तक विद्यालय में अनाधिकृत छात्र और छात्राओं को अतिरिक्त पोषाहार का वितरण नहीं किया गया। इसी दौरान निरीक्षण में पाया गया है कि विद्यालय में 138 छात्र छात्राएं उपस्थित थे, जबकि 150 छात्र छात्राओं का खाना बनाया गया था। और वो सामान कुछ लाए और कुछ नहीं, वो जानकारी मास्टर को बाद में सामान लाया या नहीं लाया, मुझे कोई सामान नहीं दिखाया। अरविंद मास्टर ने जो बिल आया था, जो सामान आया उसके बिल जो आए उस पर साइन अरविंद मास्टर जी मेरे पर करवाए। मुझे कोई जानकारी नहीं है क्या क्या सामान, ना मुझे दिखाया क्या क्या सामान आया या नहीं आया। कुछ खेल का सामान आया था, वो जो मैं देखा वहाँ थोड़ा बहुत था, नहीं तो वरना मुझे कोई और सामान का पता नहीं। अध्यक्ष पद सर जी, जो सामान स्कूल में आता है मैं पूछता था कि यहाँ चावल भी आते हैं और अन्य सामान भी आता है, कितना आया? तो मुझे कहा आपको इससे कोई मतलब नहीं आया,
सामान जो आया वो हमने वितरण। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगामी 30 जून को सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार 2.0 का 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। और यहाँ इसी दौरान 23 मार्च को जब मुख्यमंत्री धामी ने शपथ ली थी, तब शपथ के साथ ही बीजेपी संगठन और सरकार द्वारा 100 दिन का टारगेट भी तय कर दिया गया। लिहाजा अब सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी चेक किए जाने का समय पास आ रहा है। कैबिनेट मंत्री पूरी शिद्दत के साथ ये रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं। तो वहीं धामी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का दावा है कि उन्होंने तय टारगेट के मुताबिक सफलता हासिल कर ली है। तो वहीं बाल विकास और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य का ये कहना है कि ये 100 दिन की सफलता के 100 दिन है और इन 100 दिनों में हमने कई योजनाओं को विस्तार दिया है। हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा था कि सत्ता में आते ही हम गरीब परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री देंगे और वो स्कीम शुरू की जा चुकी है। कहा यह भी गया था कि नई खेल नीति लाई जाएगी और इसके अलावा और भी कई योजनाएं इसमें शामिल हैं। और इस बीच हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राहत नहीं मिलने के बाद अब सीनियर आईएएस अफसर रामविलास यादव दोपहर को विजिलेंस के सामने पेश हुए। इस दौरान बाहर कार में उनके वकील और ड्राइवर भी मौजूद रहे और विजिलेंस दफ्तर में तैनात पुलिस कर्मियों ने मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों से परिसर के बाहर कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि बाहर खड़े उनके अधिवक्ता ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन में रामविलास यादव विजिलेंस दफ्तर में बयान दर्ज करवाने आए हैं, उससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने आए हैं और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के संबंध में अभी सुनवाई होनी बाकी है। कहा यह भी गया है कि जब विजिलेंस की ओर से उनसे पत्राचार किया गया है तो उनका जो जवाब सामने आया तो उन्होंने वो जवाब दिया और पेश नहीं होने का कारण भी बताया है। और इस बीच उत्तराखंड में नकली दवाओं का जाल फैलता जा रहा है। लगातार राज्य में बीते कुछ सालों में अलग अलग जगह 50 लोगों को नकली दवा बनाते हुए पकड़ा जा चुका है। ऐसे लोगों पर औषधि विभाग की तरफ से एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। हालांकि इनमें से कई लोग सबूतों के अभाव में छूटे जा रहे हैं और वो फिर भी नकली दवा बनाने के काम में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार ने विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी। दरअसल हरिद्वार जिले में नकली दवा का कारोबार खूब फल फूल रहा है। हर साल रुड़की और आसपास के क्षेत्र में नकली दवाओं की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। औषधि विभाग और पुलिस इस काम में शामिल लोगों पर कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन नकली दवाइयों का जो नेटवर्क है पूरी तरह से टूट नहीं पा रहा। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र में बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने सरकार से नकली दवा बनाने वालों पर की गई कार्रवाई के संदर्भ में जानकारी भी मांगी थी। इसी के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि विभाग की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में 50 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। और बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ हो चुका है। इस मौके पर कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अभी से 2024 आम चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। 2022 की प्रचंड जीत ने 2024 में जीत की पटकथा लिख दी है। साथ ही साथ पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि कार्य समिति की बैठक में सभी पदाधिकारियों का सम्मान करता हूं और बीजेपी ने चुनाव में इतिहास रचा है, ये सफलता की कहानी बयां कर रही है। तो वहीं ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही संभव हो पाया है। यहाँ रामकृष्ण की धारा है और यहाँ गंगा की धारा अविरल प्रवाहित होती है। इसीलिए धरती से अटल जी ने देश दुनिया में उत्तराखंड का मान बढ़ाया और आज उसी तरह काशी से पीएम मोदी और देहरादून से पुष्कर सिंह धामी जैसे नेता दुनिया भर में बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो वही संगठन की वजह से ही आज बीजेपी लगातार सफल हो रही है। पीएम मोदी के कार्यकाल को 8 साल पूरे हो चुके हैं और उनकी बातों और उनके विजन को जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। एक नई दिशा देती है। जो देश के अंदर कार्यक्रम लागू होते हैं वो प्रदेश के माध्यम से जिले में आते हैं, उसको नीचे तक धरातल ले जाने के लिए जिला बैठकों में अपने कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से विभाजन किया जाता है। तो मंडल से वो कार्यक्रम नीचे तक जाएं और बूथ स्तर पर जाएं, शक्ति केंद्रों पर जाएं, इसलिए जिला बैठक का आयोजन किया गया और ये सतत क्रिया है। और इस बीच यूपी के बरेली जनपद में मंगलवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें उत्तराखंड निवासी 5 युवकों की मौत हो गई है।
हादसा थाना इज्जतनगर के दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के रामनगर से एक स्विफ्ट गाड़ी में 5 युवक हरदोई स्थित एक दरगाह में जियारत करने जा रहे थे। तभी दिल्ली नेशनल हाईवे पर कार का टायर फटने की वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार सभी युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी सभी शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बिलवा पुल के पास आज सुबह ही यह हादसा हुआ है, जब कार का टायर फटने की वजह से गाड़ी ट्रक से टकरा गई। इस दौरान सभी मृतक उत्तराखंड के रामनगर जिले के रहने वाले बताए गए। मृतकों के परिजनों को भी हादसे की सूचना दे दी गई है। और इस बीच क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी कि CAU के सचिव, प्रवक्ता, वीडियो एनालिस्ट और सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के मैनेजर और कोच समेत ऐसे 7 लोगों के खिलाफ वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन सभी पर उत्तराखंड की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के सदस्य क्रिकेटर RA सेठी की पिटाई करने और उन्हें जान से मारने की धमकी के साथ साथ 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है। ये मुकदमा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनजय खंडूडी के निर्देशन पर दर्ज किया गया और पुलिस को दी गई तहरीर में इंदिरा नगर कॉलोनी वसंत विहार निवासी वीरेंद्र सेठी ने बताया है कि उनका बेटा RA सेठी उत्तराखंड की सीनियर क्रिकेट टीम का सदस्य है। उनका यह भी आरोप है कि 11 दिसंबर 2021 को अभ्यास के दौरान सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के कोच मनीष झा ने RA की पिटाई कर दी। इसकी शिकायत जब CAU से की गई और सचिव महिम वर्मा से की गई तो उन्होंने इस संबंध में टीम के मैनेजर नवनीत मिश्रा, कोच मनीष झा और वीडियो एनालिसिस पीयूष रघुवंशी से बात की है। और जहां पुलिस और SOG देहात टीम ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी मध्य प्रदेश के एक लॉ कॉलेज में प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया है। यहाँ आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले कार की टक्कर से ऑटो में सवार छात्रा की मौत हो गई थी। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था और वहीं परिजनों की ओर से स्थानीय लोगों ने जब कोतवाली का घेराव किया तो आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। मुकदमा किया गया गैर इरादतन हत्या का और हादसे में ऑटो चालक और ईशा डोभाल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सरकारी अस्पताल भी ले जाया गया, जहां से उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया। अब उपचार के दौरान सुबह ही ईशा डोभाल की मौत हो गई और जबकि ऑटो चालक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस अज्ञात चालक के खिलाफ लापरवाही की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब बात करें कोरोना संक्रमण की, तो उत्तराखंड में कोरोना का संक्रमण जो खतरा है वो बरकरार है, क्योंकि इसके बावजूद प्रदेश में एक दिन में 2000 सैंपलों की जांच नहीं हो पा रही। बीते 24 घंटे के भीतर ही करीब 12 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 10 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 93,195 हो गई थी। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए वर्तमान में सैंपलों की जांच काफी कम है। अब प्रदेश में औसतन एक दिन में 1500 सैंपलों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो जो रिपोर्ट सामने आई उसके आधार पर 1156 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 5 जिलों में करीब 12 लोग कोरोना संक्रमित भी पाए गए। बात देहरादून की जाए तो देहरादून जिले में 7, हरिद्वार में 2, चमोली और टिहरी रुद्रप्रयाग जिले में 1-1 संक्रमित मिला है। इसी दौरान 10 संक्रमितों ने कोरोना को मात भी दी। इन्हें मिलाकर अब तक करीब 89,459 मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम है, जिससे सक्रिय मामले 160 हो गए। चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में कोई सक्रिय मामला नहीं आया है। बात करें मौसम की, तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसी तमाम जिलों में बहुत हल्की बारिश होने का अनुमान जताया। बताया जा रहा है कि हल्की से लेकर तीव्र बारिश या ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली चमकने का अनुमान है। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक 22 को भी कुछ पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया। हालांकि बाकी हिस्से में मौसम शुष्क रहेगा और इसी बीच 23 और 24 जून को प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। देहरादून शहर में भी सोमवार को कुछ हिस्सों में बारिश जरूर हुई, लेकिन घबराने की बात नहीं, कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया और इससे मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि मसूरी में हुई बारिश और ओलावृष्टि का असर दून घाटी में भी देखने को मिला है। इस बीच शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री
से ज्यादा रहा है और इसी के साथ ही सामान्य रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दून में 22 से 26 तक फिलहाल मौसम सामान्य रहेगा। आसमान खुला और आंशिक बादलों से घिरा रहेगा। बताया यह भी जा रहा है कि अधिकतम तापमान में आने वाले दिनों में इसी वजह से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।